हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें आप बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी रेगुलर आपके चल रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस से क्वेश्चन, है ना, कि बिजनेस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे छोटे वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें मार्क्स बहुत अच्छे कम समय में अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको सारी की सारी वीडियो इजीली मिलती रहे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। नंबर 1, प्रबंध के कोई 3 कार्य। प्रबंध के 5 कार्य आपको पढ़ाए थे मैंने, जिसमें से आपको सिर्फ 3 कार्य लिखने हैं। तो आप कौन कौन से कार्य लिखेंगे? प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टिंग, निर्देशन, और सबसे लास्ट होता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ये 5 कार्य हैं प्रबंध के। किसके? मैनेजमेंट के। ये 5 मेन वर्क हैं जिसको हमें करना होता है। अगर यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ जाता है तो इन 5 को अलग अलग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ डिफाइन कर दोगे तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, समय व गति अध्ययन के क्या उद्देश्य है? समय और गति अध्ययन, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको गति अध्ययन कराया था। गति अध्ययन का मतलब है कि किसी काम को आप किस तरीके से करते हैं, जिसको मुद्रा अध्ययन भी कहा जाता है, कि काम करने का तरीका, आप उसमें कितनी स्पीड ले रहे हैं, बीच में आप कितना रुक रहे हैं, वो सारी चीजें होती है गति अध्ययन। और समय अध्ययन हो गया टोटल कितना टाइम टेकन है किसी काम को करने के लिए। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, वो एक पेज 10 मिनट में लिखता है, दूसरा है वो एक पेज 12 मिनट में लिखता है, लेकिन वो बीच में थोड़ी देर रुक जाता है, थोड़ी देर कुछ खाने के लिए बाहर चला जाता है, तो ये इसकी मुद्राओं में आएगा, ये टोटल टाइम में आएगा। तो गति अध्ययन और समय अध्ययन इसलिए किया जाता है जिससे व्यवसाय में एक्चुअल लागत निकाली जा सके कि श्रमिक को किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, एवरेज उसका कितना टाइम लगना चाहिए। अगर गति अध्ययन, समय अध्ययन का स्टडी नहीं करेंगे तो हमें आइडिया ही नहीं लगेगा कि किसी काम को करने में एक्चुअल में कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, इसलिए व्यवसाय की लागत को सही रूप से निकालने के लिए गति और समय अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पदोन्नति को स्पष्ट कीजिए। पदोन्नति मतलब पद उन्नति, आप जिस पद पे हैं, जो आपकी पोजीशन है, उसको प्रमोशन होना। ये मोटिवेशन वाले चैप्टर में है। अभिप्रेरणा मतलब निर्देशन के अंतर्गत अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये आपके ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 तरह के होते हैं। पॉजिटिव में मतलब आपने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, चाहे वो कैश मिले, चाहे वो आपके पदोन्नति, जैसे मतलब आपको प्रमोशन मिल जाए, इनडायरेक्टली आपको वर्क प्लेस पे अलग पोजीशन मिल जाए, अपने से अच्छी पोजीशन मिल जाए, तो ये हो गया पदोन्नति की मतलब कार्य को पॉजिटिव अभिप्रेरणा के अंतर्गत आपको अपने पद से अच्छी उन्नति देना, पद में उन्नति देना पदोन्नति कहलाती है। ये एक अभिप्रेरणा का घटक है कि मतलब कैसे किसी को अपने अच्छे काम के लिए उपहार देना। ठीक है, मतलब नगद मौद्रिक प्रेरणा में नहीं आता, वो ये अमौद्रिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है, जिसमें अलग से आपको कैश नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपके पद में उन्नति कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है? शोर का मतलब क्या होता है? आप सारे स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास में देखा होगा शोर होता है। जब आपकी टीचर आपको पढ़ाती हैं और उसमें बीच में अगर शोर होता है तो ये संप्रेषण की सबसे बड़ी रुकावट कहलाती है। संप्रेषण या संचार, कम्युनिकेशन के बीच में अगर शोर होता है तो ये एक रुकावट का रूप है। और बिजनेस में संचार प्रक्रिया में शोर का है, जैसे कि टेलीफोन पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, बीच में क्रैक हो गई वॉइस, तो वो ऑर्डर क्लियर नहीं हो पाया।
आप किसी को साइन लैंग्वेज से कुछ बोल रहे हैं, दूसरे मीडिएटर तक जाते जाते बात सही नहीं पहुंची है, बीच में जो मध्यस्थ है, जो मीडिएटर है आपकी बात पहुंचाने वाला, उसकी कुछ कूटनीतियां हो जिसकी वजह से आपकी सही चीज दूसरे तक नहीं पहुंच पा रही है, ये सारी चीजें शोर में आती है। शोर का मतलब यहाँ पे है कि मतलब जो संचार है वो सही तरीके से दूसरे तक ना पहुंचना। इट मीन्स मतलब संप्रेषण कर्ता से लेके संप्रेषण प्राप्त करता तक, गिवर से रिसीवर तक पहुंचने के बीच में यदि कोई रुकावट आती है तो उसे शोर का रूप दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो बच्चे नहीं है जो शोर मचाएंगे, लेकिन मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन गैप है, जैसे कोई बात, कोई ऑर्डर, कोई कम्युनिकेशन, कोई आपने मैसेज डिलीवर करा और दूसरे तक पहुंचा ही नहीं, ये सारी चीजें शोर में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी बजटिंग निर्णय से आपका क्या अभिप्राय है। पूंजी बजटिंग, आप अपने लॉन्ग टाइम एसेट में किस तरह इन्वेस्ट करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, वही डिसाइड करना कहलाता है पूंजी बजटिंग निर्णय। कि अपने पूंजी को किस प्रकार से लगाएं, किस प्रकार से निवेश करें, दीर्घकालीन विनियोजन में अपनी पूंजी को किस प्रकार निवेश किया जाए जिससे जो प्रत्याय रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा आए, इसे ही पूंजी बजटिंग निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट है स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए। स्थायी पूंजी, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति आप सबको पता है, मैंने कई बार रिपीट किया है अकाउंट्स के वीडियोस में। तो स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए जिस पूंजी का प्रयोग किया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स एसेट को परचेस करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन, फर्नीचर, जो भी चीजें जिसका यूज हम मोर देन 5 ईयर, बहुत लंबे समय के लिए करते हैं, उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और उसको खरीदने के लिए जिस पैसे का यूज किया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम। प्रशिक्षण को ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। ये किस चैप्टर में है? ये स्टाफिंग वाले चैप्टर में है कि आप किसी को भर्ती करोगे, रिक्वायरमेंट, फिर उसको चयन करोगे और फिर उसको प्रशिक्षण दोगे। उसकी 2 विधियां, एक तो कार्य कुशलता में वृद्धि की, मतलब आप उसको टेक्निकल नॉलेज दोगे, और दूसरी केस स्टडी कि किस तरह से 10 लोगों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे उनके कार्य कुशलता में वृद्धि आए। ठीक है, इन 2 विधियों से आप प्रशिक्षण को कंप्लीट करा सकते हैं, मतलब टेक्निकल विधि से उसको सिखा के, और दूसरा केस स्टडी, केस स्टडी के द्वारा कि मतलब 10 लोगों पे आप स्टडी करेंगे कि वो किस प्रक्रिया के द्वारा जल्दी सीख जाते हैं किसी काम को। जैसे एक छोटे बच्चे जो आप नर्सरी, प्री प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं, उनको पोयम के थ्रू सिखाया जाता है। आपने देखा होगा जो किंडरगार्टन के स्कूल होते हैं, प्लेवे स्कूल होते हैं, उनमें छोटे बच्चों को कलरफुल पिक्चर्स से, पोयम से सिखाया जाता है। तो वो केस स्टडी के से ही तो पता चला कि ये बच्चे इस तरह चीजों को इजीली सीख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है औद्योगिक उत्पाद क्या होते हैं। औद्योगिक उत्पाद वो उत्पाद होते हैं बच्चों जिनका यूज किसी दूसरे मटेरियल को बनाने में किया जाता है। जैसे कि रबड़ है, तो रबड़ का यूज टायर बनाने में किया जाएगा, तो कोई भी कंपनी उसको परचेस करेगी। मतलब कोई भी वो प्रोडक्ट जिसका डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता, उसका यूज किसी दूसरे प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में तैयार करने के लिए किया जाता है, उसे औद्योगिक उत्पाद कहते हैं। जिसका प्रोडक्शन ही किसी दूसरी चीज को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। कि मतलब इस जैसे रो आप आयरन है, लोहा है, कच्चा लोहा, ये सब का प्रयोग क्या किया जाता है? किसी दूसरी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, उसे बोलते हैं औद्योगिक उत्पाद। मतलब सिंपल डेफिनेशन ये करेंगे कि किसी दूसरे उत्पाद को तैयार माल बनाने के लिए जिस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है उसे औद्योगिक उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन उपभोक्ता नहीं है। मतलब उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और करंट वाला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होता जो किसी सामान को पुनः विक्रय के लिए खरीदता है। अगर आप किसी वस्तु को क्रय करके, किसी वस्तु को परचेस करके, किसी भी गुड्स को परचेस करके आप अपने लिए यूज कर रहे हो, तो आप कस्टमर कहलाओगे, कंज्यूमर कहलाओगे।
बट अगर आपने उसे खरीद के किसी दूसरे को रीसेल करने के लिए आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये 10 के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको लिखकर लर्न करना है। मैं हर वीडियो में भी बोलती हूँ कि जब तक कोई चीज आप लिखते नहीं है तब तक वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, इसलिए सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लिखने हैं। और आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।